हे गाइस, तो आज हम लेके आए हैं एससी वर्मा के जो अपनी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट किसका काइनेमैटिक्स रेस्ट एंड मोशन का। तो उसके थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कि हमारा 3.8 सब टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। और कलर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रेड। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है मोशन इन अ प्लेन का वो क्या है, और जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। When a particle is thrown obliquely near the earth surface, it moves along a curved path. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को obliquely यानी टेढ़ा, सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा मतलब obliquely की बात मतलब अगर एक्सप्लेन करना है तो कुछ इस तरह से अगर फेंका जाए तो उस केस में जो है पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ। आप भी जानते हैं कि जब आप इस तरह से बॉल को छोड़ते हैं या फेंकते हैं तो वो एक कर्व्ड पाथ लेती है। सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। उस तरह के पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और जो मोशन वो दिखाता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वी शैल एज्यूम दैट द पार्टिकल रिमेन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि पार्टिकल बहुत दूर ऊपर नहीं जा रहा है, कि अर्थ की रेडियस को क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं तो वहाँ पे ग्रेविटी में चेंजेस आता है। और सेकंड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर एयर रेजिस्टेंस रहेगी तो हम इसकी स्पीड कहीं 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 कम हो जाएगी, कुछ डाउन अपने आप हो जाएगा, ये ठीक है, ये वो सब चीज़ें नहीं है। द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज देन ऑलमोस्ट, जो एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट आप जानते हैं कितनी होती है, लगभग 9.8 या 10 जिसको हम मान लेते हैं। तो इट इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज g which is about 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस फर्स्ट मेक आवरसेल्फ फैमिलियर विद सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन डिस्कसिंग द प्रोजेक्टाइल। पहले अपने आप को थोड़ा सा फैमिलियर बना लेते हैं कुछ टर्म्स जिसको हम प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करेंगे। फिगर 3.10 shows the projectile particle projected from O with initial velocity u at an angle theta with the horizontal। ठीक है, तो 3.10 देख लेते हैं कहाँ पे। देखिए ये है 3.10। यहाँ पे एक पार्टिकल दिखाया गया है जो कि ओ से छोड़ा गया है, ओ पॉइंट से छोड़ा गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से, और एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इट गोज थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट ए, अपने हाईएस्ट पॉइंट ए जो कि आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट ए, एंड फॉल्स बैक ऑन बी। यहाँ पे बी पे आके वापस से गिर जाता है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू ओ, ओ के थ्रू होते हुए। चलिए, ओ के थ्रू होते हुए यानी कि ओ से गया है तो ओ के पॉइंट से फिर ए पे आया फिर बी पे आया। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ओ को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एंड द एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल थीटा जिस एंगल से फेंका जाता है उसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एंड द डिस्टेंस ओ बी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज। और टोटल टाइम टेकन टू बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द पाथ ओ ए बी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम जितना भी लग रहा होता है पूरा पार्ट डिस्क्राइब करने में उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे हम जो ओ ए बी है उसको डिस्क्राइब करने में जो कुछ भी समय लग रहा होता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी डिस्कस सेपरेटली फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट। और जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का उनको दो अलग अलग तरीके से, जो हम प्लेन के लिए यूजुअली करते भी हैं कि पहले एक को हम वाई एक्सिस में तोड़ लेते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस में तोड़ लेते हैं, उनको सेपरेटली हम तोड़ कर डिस्कस कर सकते हैं। वी टेक द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन मान लेते हैं। द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज रिलीज एट टाइम t इक्वल टू 0। जब पार्टिकल को रिलीज करते हैं उस इंस्टेंट को हम टाइम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। द प्लेन ऑफ मोशन एज एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन ऑफ मोशन को हम एक्स वाई प्लेन को मान लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्सिस टेकन एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और वर्टिकल लाइन ओ वाई को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। जो वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, जैसे हम हर बार चेंज कर लेते थे कभी कभी, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव ही मानेंगे। चलिए, इससे क्या होगा, चलिए यू एक्स जो है एक्स में जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या एक्स में एक्स कंपोनेंट जो होगी वेलोसिटी की वो होगी यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स 0, एक्सेलरेशन इन वाई नेगेटिव जी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है,
देयर फोर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। वी इज इक्वल टू यू टी को हम एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं, तो वी एक्स क्योंकि आप जानते हैं एक्सेलेरेशन इन एक्स 0 है, तो यू एक्स यू कॉस थीटा ही रहेगा, और फाइनल जो है वी एक्स वो भी हमेशा वो भी यू कॉस थीटा रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी का इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी यू टी कॉस थीटा, ठीक है। यू टी कॉस थीटा जितना होगा इनटू टाइम, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, जितना टाइम हवा में रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। एज इंडिकेटेड, एक सेकेंड, एज इंडिकेटेड इन 3.10 द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एज द पार्टिकल मूव्स। जिस तरह से 3.10 में इंडिकेट किया जा रहा है एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का। वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन में क्या है, देखो, एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जी है, दस ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, द वाई कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू वाई, तो यू वाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वाई यानी कितनी हाइट तक जाए, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, यानी कितनी हाइट तक जाएगा वो, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑल्सो वी हैव वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। वर्टिकल मोशन इज आइडेंटिकल टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड यू साइन थीटा। और आप इतना समझ गए होंगे अभी तक कि जो वर्टिकल मोशन है वो किस चीज़ के आइडेंटिकल है, एक इस तरह के मोशन के आइडेंटिकल है, एक ऐसे पार्टिकल के मोशन के आइडेंटिकल है जिसको यू साइन थीटा की स्पीड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू अ पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन आइडेंटिकल है उस पार्टिकल से जो कि हॉरिजॉन्टली बिना किसी चेंज के, बिना किसी प्रॉब्लम के यू कॉस थीटा की स्पीड से चलता जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट चलिए कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, कंसीडर सिचुएशन इन शोन फिगर 3.10, जो अभी हमने फिगर देख ली उसकी सिचुएशन देखिए। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ, पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया है, एंड रीचेज द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट बी, और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहुंच जा रहा है, वो पॉइंट बी पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन टू रीच बी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, और टोटल टाइम जितना भी आपको लगेगा बी तक पहुंचने के लिए उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सपोज द पार्टिकल इज एट बी एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे पार्टिकल बी पे है, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन गिव्स ओ बी इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यू कॉस थीटा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से इनटू कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज जीरो, जो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का जीरो का 10। इस वाली इक्वेशन से वर्टिकल से के लिए हमने एक इक्वेशन ऐसे बनाई थी, फाइनली में ज़ीरो, और ज़ीरो के लिए हम फिर इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। और इन दोनों से, इस इक्वेशन से हम टाइम टी को कांस्टेंट निकाल लेंगे बाहर, और फिर देखिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर देंगे, या तो टी जीरो के बराबर होगा या टाइम टू यू साइन थीटा बाई जी के बराबर होगा। नाउ टी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो वो था ही, आप जानते हैं कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो वैसे ही वो ओरिजिन पे था, सबसे नीचे था। तो हम निकाल रहे हैं अल्टीमेटली कि कितनी बार और कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पर वो पार्टिकल जीरो पे लेवल पे आएगा, यानी कि वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उसका जीरो हो जाएगा। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे होगा या टू साइन थीटा बाई जी पे होगा। टू तो टाइम t equal to 0 correspond to position O on the particle, the time at which it reaches B क्या है 2u sin theta by g। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और बात नहीं है, कोई और बातचीत की बात नहीं है, ठीक है। ये ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, इसको रट लीजिए। चलिए याद हो जाए क्वेश्चंस करिए, याद हो जाएगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं। चलिए इतना सिंपल हो गया आपके लिए। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, कलर चेंजेस टू रेड। और रेंज का फॉर्मूला है, रेंज देखिए, रेंज क्या है, रेंज यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे की तरफ। तो डिस्टेंस ओ बी इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, द डिस्टेंस ओ बी इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओ बी मैं आपको दिखा दूं, देखिए ओ ए बी, तो ओ बी क्या है, ये रेंज, इसे हम रेंज कहते हैं कि कितनी डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ से कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम
टी इक्वल टू 2u साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि 2u साइन थीटा के बाद ही वो पार्टिकल नीचे गिरेगा, और एक्स एक्सिस में जो है वो टाइम के बराबर ही टाइम लगता है जितना एक्स एक्सिस में स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो जितनी देर जितना टाइम वो हवा में रहा इनटू हम कर देंगे इसके एक्स एक्सिस की स्पीड से, तो हमें रेंज बहुत आसानी से कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम, ओ बी इज इक्वल टू, तो फर्दर देखिए इसके बाद क्या डेफिनेशन आ गई 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो चाहे आप इसको याद कर लीजिए, बल्कि आप इसको भी याद कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए, u² साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ध्यान दीजिएगा, थीटा है किस उससे छोड़ा जा रहा है, किस एंगल पे इसको छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड का फॉर्मूला क्या है इसका, और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कि किस टाइम पर वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है पार्टिकल। ठीक है, वो टाइम निकालने के लिए देखिए जब वहाँ पे वो होगा, एक प्रॉपर्टी हमको ध्यान में देखनी पड़ेगी कि एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की जीरो हो जाएगी। आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है, यानी उसकी स्पीड उस पॉइंट के लिए, उस टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो जाती है। ठीक है, हम इस फैक्ट का यूज़ करके सबसे पहले टाइम निकालेंगे, उस टाइम्स को हम डाल देंगे हाइट की इक्वेशन में, और उससे हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड क्या है। चलिए इसको हम अब प्रोसेस में देखते हैं। एट मैक्सिमम हाइट पे द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टल, केवल हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल में कुछ भी नहीं होगी। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। द मैक्सिमम हाइट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। जो मैक्सिमम हाइट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का। व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम जीरो, तब कि जब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो जीरो हो चुका होगा। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई जो है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक कंपोनेंट में माइनस जी टी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हमने जीरो रख दिया, मैक्सिमम हाइट पर हमने इसको जीरो रख दिया, तो क्या आया, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अपॉन जी। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली और ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए हमने यहाँ निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, क्या आया था 2 साइन थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई जी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला आ रहा है, देखिए यू साइन थीटा बाई जी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये एकदम मिडल में है, जब तब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है वो। ये चीज़ हम आगे भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम हाइट एक्चुअली हाइट निकालने के लिए क्या करना है, हाइट की इक्वेशन में इस टाइम को पुट कर देना है। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके प्रोसेस करेंगे, निकालेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको याद रखना है, और ये आपके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा जब भी आप कभी कैलकुलेट करने चाहेंगे तो। इसके बाद चलते हैं, इक्वेशन 3.24 गिव्स द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। इक्वेशन 3.24 जो है वो ये टाइम दिखाता है अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचाने का, और कंपैरिजन विद इक्वेशन 3.22, यानी जो हमारी इक्वेशन इधर डिराइव हुई थी, ठीक है, इक्वेशन 3.22, इससे हम कंपेयर करें तो एग्जैक्टली हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, दस द टाइम टेकन इन असेंडिंग द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टेकन इन डिसेंडिंग बाय। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लग रहा है। एग्जाम्पल को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ फ्रेम। ठीक है, चेंज ऑफ फ्रेम को देखते हैं क्या है ये। सो फार वी हैव डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक जो हमने पार्टिकल डिस्कस किया वो यूजुअली गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्कस कर रहे थे, जो कि यूजुअली अर्थ हुआ कर रहा था। ठीक है, द फ्रेम कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन जो फ्रेम है हम अपनी मर्जी से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ठीक है, the position r and the velocity v and the acceleration a of the particle depend on the frame chosen। और पोजीशन r, वेलोसिटी v, ये सब चीज़ जो है फिर उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि कौन से फ्रेम चूज़ किया गया है। लेट अस सी हाउ वी कैन रिलेट द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड इन 2 डिफरेंट फ्रेम्स। तो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं पोजीशन को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को एक पार्टिकल के, जो कि दो अलग अलग फ्रेम में मेजर किए गए हैं। ठीक है, कंसीडर 2 frames of reference S and S dash and
Suppose a particle P is observed from both the frames. The frames may be moving with respect to each other. Frame फिगर 3.11 shows the situation. तो क्या है फिगर 3.11 वो पहले देखते हैं। तो देखिए ये है फ्रेम एस और ये है फ्रेम एस डैश और ये है पॉइंट पी जिसे ये इन दोनों से हम लोग मेजर करेंगे। तो देखिए क्या है आगे है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज, जो पोजिशन वेक्टर है पार्टिकल पी का विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या है, आर पी एस, ठीक है, जिसे हम ओ पी भी कह रहे हैं। ओ पी यानी कि ये क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओ पी यानी कि ये, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, ओ डैश पी। और एक फ्रेम के एस डैश के रिस्पेक्ट में पहले फ्रेम को हम लोग मेजर करेंगे या पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश, ठीक है, ओ डैश पी, ओ ओ डैश और ओ पी। चलिए ठीक है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश इज आर पी, आर पी एस डैश, ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश के रेफरेंस में क्या होगा, आर पी एस डैश, या जिसे हम ओ डैश पी मैंने आपको अभी जो बताया। द पोजिशन ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस, द ओरिजिन ऑफ फ्रेम एस डैश, इनफैक्ट मतलब उसके ओरिजिन को ले रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में क्या है, ओ ओ डैश, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये ओ ओ डैश। नेक्स्ट चलिए, इट इज़ क्लियर दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी। तो ओ पी क्या है, आप ट्राइंगल लॉ से देख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो उसको आगे पीछे बस लिख लिया इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में। और इसके बाद देखिए आर पी एस इज इक्वल टू आर पी एस डैश और आर एस डैश एस, तो जो ऊपर लिखा था बस उससे उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए the position of the particle with respect to s is equal to the position of the particle with respect to s dash plus the position of s dash with respect to s। तो आपको किसी के भी पोजीशन अगर निकालना है, देखिए अगर r की p के पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s निकालनी है, यहाँ पे देखिए p के पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s निकाल रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, p की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s डैश अगर आपको मालूम है और s डैश की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s मालूम है, तो इन दोनों का वेक्टोरियल या ऐड कर दीजिए, तो p की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू s एक जो फ्रेम है उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी टी आर पी एस, डी बाई डी टी आर पी एस डैश, डी प्लस डी बाई डी टी आर एस डैश एस। तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी और वही होगा कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिए, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें, वेयर पी एस इज़ द वेलोसिटी of particle with respect to s, where p s dash is the velocity of particle with respect to s dash, and where v s dash s is the velocity of frame s dash with respect to s। उसके उसके मतलब इस तरह से इसको रीड करने का आपको तरीका भी मालूम पड़ जाएगा इससे। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू s is equal to the velocity of particle with respect to s dash plus the velocity of particle s dash with respect to s। तो एक्चुअली में अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है, कोई फॉर्मूला या कोई डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। यही डेफिनेशन में आप वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट घुसा देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन घुसा देंगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब जगह ये चीज़ काम करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एज्यूम दैट द मीनिंग ऑफ द टाइम इज सेम इन बोथ द फ्रेम। ये एज्यूम किया जा रहा है कि टाइम का मतलब दोनों में सेम है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक फ्रेम एक टाइम पे देखा जा रहा है, दूसरे फ्रेम को थोड़ी देर बाद देखा जा रहा है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इट इज़ एज्यूम दैट डी बाई डी टी हैज़ सेम मीनिंग इन बोथ द फ्रेम। यही चीज़ दोनों फ्रेम में एज्यूम की जा सकती है कि डी बाई डी टी का भी सेम मीनिंग है, डिफरेंशियल का भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का सेम मीनिंग है। दीज एजम्पशंस आर नॉट करेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ one frame with respect to other is so large that it is comparable to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी बड़ी है कि लाइट के स्पीड के जितनी आप जानते हैं लाइट की स्पीड है, तो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल अगर एक फ्रेम की स्पीड है तो हम उसके लिए ये एजम्पशंस टूट जाते हैं और ये एजम्पशंस काम नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा होगा तो हम ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूले ऊपर वाले नहीं यूज़ कर सकते हैं। या सेकेंड चीज़, इफ़ वन फ्रेम रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो अगर आपको ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है,
इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ अंडरलाइन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहाँ पे ये assumptions काम नहीं करेंगे कि अगर कहीं पे टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ उससे बात हो रही है, स्पीड लाइट की वेलोसिटी से बात अगर कहीं कोई चल रहा है या कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो ये चीज़ें ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ द फ्रेम ओनली ट्रांसलेट विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विथ स्मॉल वेलोसिटी द अबव assumptions आर करेक्ट। अगर छोटी वेलोसिटी, छोटी मतलब कि एक लिमिट तक की स्पीड ऑफ लाइट तक ना पहुंचे, तब तक के लिए अबव assumptions एकदम करेक्ट है, राइट है। चलिए, इक्वेशन 3.27 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी, ठीक है, 3.27 मैं आपको दिखा दूं इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि वी पी एस डैश इज इक्वल टू वी पी एस माइनस वी एस डैश एस, ठीक है। तो मतलब लिखने का तरीका है, अब आपको जो कुछ भी इसमें सूटेबल लगे आप वो कर लीजिएगा। ऊपर वाली भी कर लें, आपको समझ में आ रहा है तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको भी इस तरह से इस तरह से भी आपको उसको लिख सकते हैं। Thus, if the velocities of two bodies here the particle and the frame s are known with respect to a common frame, अगर वेलोसिटी किसी दो पार्टिकल किसी दो बॉडी की अगर मालूम है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे हियर एस यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे एंड द फ्रेम एस डैश, ठीक है, दस इफ, ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अल्टीमेटली इन सभी बातों से ये था, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन, बॉडी पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है with respect to the body 2 is obtained by subtracting the velocity of body 2 from the velocity of body 1। तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले की वेलोसिटी को माइनस सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम वन, तो वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बड़ा एक बहुत लॉजिकल सा चीज़ होती है, बहुत कई बार ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, पता नहीं पूछे जाएंगे कि नहीं, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि व्हेन वी से दैट मजल वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज 60 मीटर पर सेकेंड, वी मीन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द गन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मजल वेलोसिटी अगर बोला जा रहा है तो उसका मीनिंग है कि गन के रिस्पेक्ट में, गन अगर स्टेशनरी है तो गन के रिस्पेक्ट में 60 मीटर पर सेकेंड, अगर गन ट्रेन पर माउंटेड है, द गन इज माउंटेड ऑन अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड with respect to the ground and bullet is fired in the direction of the train's motion, its velocity with respect to ground is 80 मीटर पर सेकेंड। अगर एक बुलेट जो है वो किसी ट्रेन पर लगी हुई है और वो ट्रेन भी आगे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो नेट वेलोसिटी बुलेट की अगर उसी डायरेक्शन में फायर करेंगे तो 80 हो जाएगी, ठीक है, यानी एड अप हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन वी से दैट द स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वी मीन दैट द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, मतलब अगर 5 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 5 किलोमीटर पर आवर है। इफ द वाटर इटसेल्फ इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वाटर भी 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसकी स्पीड, नेट स्पीड जो है स्विमर की, वो बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, सीधे सीधे एड अप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्किप कर रहे हैं हम, और दो एग्जाम्पल हैं तो इनको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम चलते हैं अपने फाइनल पार्ट, जो हमारा एंडिंग हो रही है चैप्टर की। द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन मेजर्ड फ्रॉम टू फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग। अभी देखिए वेलोसिटी तक देखा था हमने, अब हम इसी तरह से इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो हम क्या पा सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें फर्दर तो हम पा सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन का होगा। तो एक्सेलरेशन का भी सेम होगा जैसे होता है एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। इफ s डैश मूव्स विद रिस्पेक्ट टू s एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ए एस डैश एस इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। तो ये सब तो देखिए छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, इफ़ टू फ्रेम्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज सेम इन बोथ द फ्रेम। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं तो बहुत तो जनरल बात है कि अगर दो फ्रेम
यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक दूसरे से चल रहा है, मान लीजिए एक फ्रेम रुका हुआ है, दूसरा फ्रेम 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अगर दोनों से हम एक्सेलरेशन मेजर करेंगे किसी एक पार्टिकल, किसी तीसरे पार्टिकल की, किसी तीसरे बॉडी की, तो सेम एक्सेलरेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद चलिए इसके बाद तो हमारा चैप्टर खैर ख़त्म ही हो गया है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का, और 3 पार्ट में हमने पूरा बहुत ढंग से डिटेल इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एससीवी से ही कवर किया है। तो आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा ये सेशन। हमारे चैनल का आइकन आपको सामने दिख रहा होगा, तो ये आप ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा हो, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके जाइएगा। देखिए मैंने क्या कहा, कमेंट करके जाइएगा, लाइक करिए ना करिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल हैं इन कंपैरिजन टू लाइक। चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थैंक